This video is only for the education and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. दोस्तों, क्राइम मीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। इससे यूट्यूब को पता चलता है कि वीडियो अच्छा है और वो इसे और लोगों को भी रेकमेंड करता है। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारे इस छोटे से चैनल को ग्रो करने का मौका मिलता है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक इंसान की जो उनकी उम्र 88 साल की थी। इनका नाम हरिकिशन वर्मा था और उम्र बढ़ने पर इंसान का शरीर तो कमज़ोर हो ही जाता है, कई तरह की बीमारियां भी उसे घेर लेती हैं। 88 साल के हो चुके हरिकिशन वर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि देखने में वह ठीक ठाक लगते थे, लेकिन अंदर से वह कई तरह की बीमारियों से घिरे हुए थे। वह शास्त्री नगर के नीबड़ी गांव स्थित अपने घर में अपनी 50 साल की बेटी राजबाला के साथ रहते थे। उसी मकान में उनके बेटे अजीत और विजय अपनी ज्वेलरी शॉप चलाते थे, लेकिन इन दोनों बेटों से उनका कुछ लेना देना नहीं था। इसकी वजह थी कि उनसे संपत्ति को लेकर उनका विवाद चल रहा था। उनका छोटा बेटा अरविंद, जो उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के सरस्वती विहार में रहता था, वही उनकी देखभाल के लिए रोज आता था। अरविंद सुबह ही पिता के पास पहुंच जाता और दिन भर उनकी देखभाल करता। शाम 6 से 7 बजे वह घर लौट जाता और कई सालों से उसका यही नियम बना हुआ था। एक दिन अरविंद सुबह करीब 9:30 बजे नीमड़ी गांव स्थित पिता के घर पहुंचा। वह जब भी जाता था घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिलता था, लेकिन दरवाजा खटखटाने के बाद बहन राजबाला कुंडी खोलती थी। ये उनका हर रोज का नियम था। 28 जनवरी को भी उसने दरवाजा खटखटाया। 5 मिनट तक कुंडी नहीं खुली तो उसने दोबारा दरवाजा खटखटाया। दोबारा भी कुंडी नहीं खुली, ना ही अंदर से कोई आवाज आई। तो वह सोचने लगा कि पता नहीं क्या बात है जो अभी तक दरवाजा नहीं खुला। उसने आवाज देते हुए दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया। वह जैसे ही गैलरी में पहुंचा, उसे किचन के सामने राजबाला औंधे मुंह पड़ी दिखाई दी। बहन को इस हालत में देखकर वह घबरा गया। दौड़कर उसने बहन को सीधा किया तो शरीर अकड़ा एवं ठंडा था। नाक और मुंह से थोड़ा खून भी निकला हुआ था जो कि सूख चुका था। बहन की हालत देखकर वह सहम उठा। उसे पिता की चिंता हुई तो आवाज देते हुए वह सामने वाले कमरे में गया। वहां टीवी चल रहा था और उसके पिता, जो लुंगी बांधे रहते थे, वह बेड पर पड़ी थी। उसके बाद वह सामने वाले कमरे में गया तो वहां पिता रजाई में लिपटे हुए मिले। रजाई हटाई तो उनका भी शरीर ठंडा और अकड़ा हुआ था। उन्हें पेशाब की जो नली लगी हुई थी वह जस की तस थी। बहन और पिता की इस हालत को देखकर अरविंद चीखता हुआ बाहर आया, सभी को यह बात बताई। उसके बाद उसने यह सूचना दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में दी। नीमड़ी गांव के नजदीक मुख्य रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के पास आकर अक्सर पुलिस कंट्रोल की वैन खड़ी रहती है। 100 नंबर पर कॉल होते ही वैन नीमड़ी गांव पहुंची और हरिकिशन तथा उनकी बेटी राजबाला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चूंकि वह क्षेत्र उत्तरी दिल्ली के थाना सराय रोहिला के अंतर्गत आता था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम से यह सूचना थाना सराय रोहिला को दी गई। हरिकिशन और उनके दोनों बेटों को थाना सराय रोहिला के ज्यादातर पुलिसकर्मी जानते थे। उसकी वजह यह थी कि हरिकिशन और उनके बेटे आए दिन झगड़े की शिकायतें लेकर वहां आते रहते थे। उनके बीच प्रॉपर्टी को लेकर काफी समय से झगड़ा चल रहा था। इसलिए सूचना पाकर कार्यवाहक थाना प्रभारी साहिब सिंह एएसआई के साथ और एक कांस्टेबल को साथ लेकर नीमड़ी गांव पहुंचते हैं। वहां से पता चलता है कि पुलिस कंट्रोल रूम की वैन हरिकृष्ण और राजबाला को हिंदू राव हॉस्पिटल ले गई है। तो कांस्टेबल यशपाल को घटनास्थल पर छोड़कर साहिब सिंह और जो उनके साथी उनके एएसआई थे, वह हॉस्पिटल जा पहुंचते हैं। साहिब सिंह ने वहां मौजूद मृतक हरिकृष्ण के बेटे अरविंद से बात करने के बाद इस घटना की जानकारी वहां के एसीपी मनोज कुमार मीना को और डीसीपी मधुर वर्मा को दी। 2 से 3 हत्याओं की बात थी और इसलिए डीसीपी मधुर वर्मा और जो डीसीपी द्वितीय असलम खान थे, उन्होंने उस घटनास्थल का दौरा किया और उसके बाद वो हिंदू राव हॉस्पिटल भी पहुंचे। सूचना पाकर हरिकिशन के अन्य दोनों बेटे विजय वर्मा और अजीत वर्मा भी, जिनसे कि उनका झगड़ा चल रहा था, वो भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। उन्होंने भी अपने पिता और बहन की हत्या पर दुख जताया। पिता और बहन की हत्या हुई थी, इसलिए दुख होना स्वाभाविक था। पुलिस ने उन दोनों भाइयों से बात भी की। उन्होंने बताया कि जिस मकान में पिता और बहन की हत्या हुई है वह मकान मेन बाजार में है। उसी मकान में 2 दुकानें बनी हुई हैं, जिनमें वे महालक्ष्मी ज्वेलर के नाम से ज्वेलरी का धंधा करते हैं। वो रोजाना सुबह 10 बजे के करीब अपनी दुकान खोलते हैं और रात करीब 9 बजे बंद करके सरस्वती विहार स्थित अपने फ्लैटों पर चले जाते थे।
आज जब वे अपनी दुकानों पर आए, उन्हें पिता और बहन की हत्या की खबर मिली। जब उन्हें पता चला कि दोनों को बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल ले जाया गया है तो वे वहां आ गए। तो साहिब सिंह, जो कि पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आप दोनों बता सकते हैं कि इनकी हत्या किसने की होगी। तो अजीत वर्मा ने जवाब दिया कि पता नहीं सर, यह किसने किया है इस बारे में हम किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि कल रात 9 बजे के करीब जब हम दुकान बंद करके अपने घर के लिए निकलते थे, तब दोनों ठीक ठाक थे। अजीत और विनय से बात करने के बाद साहिब सिंह घटनास्थल पर गए। घटनास्थल के निरीक्षण में उन्होंने पाया कि घर का सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रखा है। इससे साफ था कि ये हत्याएं लूट की वजह से तो नहीं की गई। उसी मकान के एक हिस्से में विजय और अजीत की ज्वेलरी की दुकानें थी। हथियारों को यदि लूटपाट करनी होती तो वो ताला तोड़कर दुकानों का सामान ले जा सकते थे, लेकिन दुकानों के ताले बंद थे। अब सवाल यह था कि हत्याएं क्यों और किसने की। थाने पहुंचकर अरविंद ने पुलिस को बताया कि उसके पिता और बहन की हत्या उसके बड़े भाइयों अजीत वर्मा और विजय वर्मा ने उनकी संपत्ति हथियाने के लिए की है। संपत्ति को लेकर बाप बेटों के बीच आए दिन झगड़ा होने की जानकारी पुलिस को थी ही, इसलिए जब अरविंद ने अपने दोनों सगे भाइयों पर हत्या का शक जताया तो पुलिस ने उसकी शिकायत पर अजीत वर्मा और विजय वर्मा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके इस बात की जानकारी डीसीपी को दी। डीसीपी मधुर वर्मा ने हत्या के इस मामले को सुलझाने के लिए एसीपी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की, जिसमें कुछ लोगों को शामिल किया गया। और जिन दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था, वे बाड़ा हॉस्पिटल, जो जिस हिंदूराव हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया था, पुलिस दोनों टीमें भाइयों अजीत वर्मा और विजय वर्मा को वहां से ही थाने ले गई। थाने में पूछताछ में दोनों भाइयों ने कहा कि प्रॉपर्टी को लेकर उनके पिता का उनसे विवाद जरूर चल रहा था, लेकिन हत्या जैसी बात वो कभी सोच भी नहीं सकते। अपने समय पर वे दुकानें बंद करके स्कूटी से सरस्वती विहार चले गए थे। उनका कहना था कि उनके छोटे भाई अरविंद को पिताजी बहुत चाहते थे, क्योंकि वह घर में सबसे छोटा था। ज्यादा लाड प्यार की वजह से वह बिगड़ गया था, कोई काम धंधा भी नहीं करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे की जरूरत पड़ने पर उसने पिताजी से पैसे मांगे हों, पिताजी ने मना कर दिया हो और उसी ने गुस्से में उन्हें मार दिया हो, राजबाला ने देख लिया हो और उसने उसकी भी हत्या कर दी हो। अजीत वर्मा और विजय वर्मा ने पुलिस को भी यही बताया। यह सब सच हो सकता था, इसलिए सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने अरविंद वर्मा को भी थाने बुला लिया। पड़ोसियों और दुकानदारों को जब पता चला कि जिन लोगों की हत्या हुई है पुलिस उन्हीं के घर वालों को संदिग्ध मानकर पूछताछ कर रही है, तो उन्हें यह बात बुरी लगी। दुकानें बंद करके सभी इकट्ठा हुए और कहने लगे कि पुलिस मामले को गंभीरता से न लेकर घर वालों को ही परेशान कर रही है। इस बात से नाराज होकर सभी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। एसीपी मनोज कुमार मीना और अन्य अधिकारियों ने भीड़ को समझाया और विश्वास दिलाया कि उन्हें कातिलों का सुराग मिल चुका है, इसलिए कातिल जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस किसी निर्दोष को कतई नहीं फंसाती। उनके काफी समझाने के बाद भीड़ शांत हुई। पुलिस पर मामले के खुलासे का दबाव बढ़ता जा रहा था। अरविंद और उसके दोनों भाई पुलिस की गिरफ्त में थे। पुलिस दोनों उनसे अपने तरीके से पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ करके यह जानने की कोशिश भी की कि हरिकिशन और उनकी बेटी राजबाला की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। इस पूछताछ में एक बात यह सामने आई कि हरिकिशन अकड़ वाले जिद्दी स्वभाव के आदमी थे। अगर कोई आदमी उनके घर के आगे गाड़ी खड़ी कर देता था तो वह उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन ये दोनों झगड़े ऐसे नहीं थे कि जिससे उनकी कोई हत्या कर दे। हरिकिशन का नीमड़ी गांव में 100 वर्ग गज का जो मकान था वह वहां की मेन बाजार में था। मौजूदा समय उसकी कीमत करोड़ों में थी। उससे पुलिस को लग रहा था कि यह हत्याएं प्रॉपर्टी को लेकर ही की गई हो सकती हैं। तीनों भाई खुद को बेकसूर बता रहे थे। एएसआई आलोक कुमार राजन जिस समय साहिब सिंह के सामने तीनों भाइयों से पूछताछ कर रहे थे, उसी समय इंद्रलोक चौकी के प्रभारी राजीव कुमार सीसीटीवी कैमरे की एक फुटेज लेकर आ गए। वह फुटेज हरिकिशन के मकान के सामने स्थित एक ज्वेलरी की दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे की थी। पुलिस को उस फुटेज से पता चला कि अरविंद रोजाना सुबह 9 से 10 बजे के बीच पिता के पास आता था और शाम 7:30 बजे तक वहां रहता था। वह 7:30 बजे के करीब मकान के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलता दिखाई दिया। पूछताछ में अरविंद ने बताया भी यही था। उसी फुटेज में 8:30 बजे के करीब एक युवक हरिकिशन के मकान के मुख्य दरवाजे के तेजी से निकलता हुआ दिखाई दिया। HD क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में वह युवक साफ तौर पर घबराया हुआ दिख रहा था। उसके निकलने के कुछ देर के बाद 2 लोग तेजी से उसी दरवाजे से निकले। वे दोनों हेलमेट लगाए हुए थे। पुलिस ने यह फुटेज अरविंद को दिखाई तो उसने उन लोगों को पहचान कर बताया कि हेलमेट लगाकर निकलने वाले उनके बड़े भाई अजीत और विजय हैं। उनसे पहले जो युवक भागता हुआ निकला था वह विजय का बेटा विकास है। अरविंद ने बताया कि विकास कभी कभी यहाँ आता था। घर से निकलते समय इतना घबराया हुआ क्यों था, यह बात उसकी समझ में नहीं आई।
उस दिन अजीत और विजय घर के अंदर से ही हेलमेट लगाकर निकले थे, जबकि इससे पहले वे अपना हेलमेट हाथ में लेकर निकलते थे और स्कूटी पर बैठने के बाद हेलमेट लगाते थे। पुलिस ने यह फुटेज अजीत और विजय को दिखाई तो उन्होंने माना कि हेलमेट लगाए हुए वह घर से निकले थे, लेकिन उस दिन वे घर के अंदर से ही हेलमेट लगाकर क्यों निकले, इस बात का कोई उचित जवाब नहीं दे सके। पूछताछ के लिए पुलिस विजय के बेटे विकास को थाने ले गई। विकास को अलग ले जाकर जब उससे इस दोहरे हत्याकांड के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारी सच्चाई पुलिस को बता दी। उसने बताया कि उसी ने अपने पिता और चाचा के साथ मिलकर दादा और बुआ की हत्या की थी। बेटों द्वारा बाप और बहन के कत्ल की बात सुनकर पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि एक बाप ने जिस तरह जी जान लगाकर अपने बेटों की परवरिश की थी, किसी लायक बनाया था, वही बेटे उनकी जान ले लेंगे, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। खैर, केस खुल चुका था। अजीत और विजय को अब तक पिता और बहन की हत्या पर घड़ियाली आंसू बहाते हुए, खुद को बेकसूर बताते हुए काफी समय बीत चुका था। उनकी हकीकत सामने आ चुकी थी। पुलिस ने उन दोनों के सामने विकास से पूछताछ की तो इससे उनके सामने भी हत्या का खुलासा कर दिया गया। अब विजय और अजीत कैसे हत्या से मना कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि इस डबल मर्डर को उन्होंने ही अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि पिता और बहन ने उसके सामने ऐसे हालात खड़े कर दिए थे कि उनकी हत्या करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। विकास, विजय और अजीत से पूछताछ के बाद हरिकिशन और उनकी बेटी राजबाला की हत्या की जो कहानी सामने आई, उसने उन पुलिस वालों को भी झंझोर कर रख दिया। वह कहानी कुछ इस तरह थी कि हरिकिशन वर्मा मूल रूप से हरियाणा के जिला झज्जर के रहने वाले थे। सन 1950 के आसपास नौकरी की तलाश में वह दिल्ली आए तो सन 1953 में दिल्ली के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में उनकी नौकरी लग गई। उसके बाद वह अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को भी दिल्ली ले आए। हरिकिशन की ड्यूटी गुलाबी बाग के स्कूल में थी, इसलिए उन्होंने वहीं नीमड़ी गांव में किराए का घर ले लिया। हंसी खुशी के साथ उनका समय बीत रहा था। वह एक एक करके 4 बेटों आजाद, अजीत, विजय, अरविंद और 4 बेटियों सवित्री, सरला, राजबाला और चंद्रकला के पिता बने। हरिकिशन के पिता हरलाल गांव में रहते थे। वह हरिकिशन के लिए अनाज वगैरह भेजते रहते थे। घर से सहयोग मिलने की वजह से हरिकिशन को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। इसी दौरान उनके पिता ने नीमड़ी गांव में उनके लिए 100 वर्ग गज का एक फ्लैट खरीद लिया था। वह फ्लैट गांव की मुख्य सड़क के किनारे था। हरिकिशन उसी फ्लैट में अपना घर बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सभी बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बच्चे जैसे तैसे जवान होते गए, उनकी शादियां करते गए। बड़े बेटे आजाद की युवावस्था में ही मौत हो गई थी। उसके बाद उनके 3 बेटे रह गए थे। हरिकिशन ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के एक सरस्वती विहार में एक 3 मंजिला मकान बनाकर एक एक फ्लोर अपने तीनों बेटों को रहने के लिए दे दिया था, जिसमें वह अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। उनका नीमड़ी गांव में जो मकान था उसमें अजीत और विजय ने अलग अलग 2 दुकानें बना ली थी, जिनमें से सोने चांदी की ज्वेलरी का धंधा किया जाता था। हर माँ बाप के लिए उस समय एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है जब उनकी बेटी शादीशुदा होने के बावजूद अपने मायके में आकर रहने लगती है। राजबाला की यही समस्या थी, जिसकी वजह से हरिकिशन काफी परेशान रहते थे। हरिकिशन सन 1988 में नौकरी से रिटायर हो चुके थे। दरअसल उन्होंने राजबाला की शादी फरीदाबाद में ही कर दी थी। शादी के बाद हर औरत की ख्वाहिश मां बनने की होती है। शादी के कई सालों के बाद भी जब वह मां नहीं बनी तो वह मानसिक तनाव में रहने लगी, क्योंकि ससुराल में सभी उसे ही ताने देते थे। हालात यहाँ तक पहुंच गए थे कि पति ने उसे तलाक दे दिया। तलाक के बाद राजबाला पिता के पास आ गई। जवान बेटी किस तरह अपनी जिंदगी काटेगी, इस बात की चिंता ने हरिकिशन और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी को परेशान कर दिया था। दोनों एक बार बेटी का घर फिर से बसाने की कोशिश में दिल्ली के ही एक आदमी से उसकी शादी कर देते हैं। बेटी का घर फिर से बस गया तो वह निश्चिंत हो गए। सभी बच्चे अपनी अपनी घर गृहस्थी में खुश थे, इसलिए उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन उनकी यह निश्चिंतता ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। बेटी राजबाला की उन्होंने जो दूसरी शादी की थी, उनसे भी उसकी जिंदगी में खुशहाली नहीं आ सकी। वजह यही थी कि राजबाला की कोख यहाँ भी सूनी रही। वह मां नहीं बन सकी। उसकी गृहस्थी में फिर से जहर घुलना शुरू हो गया। ससुराल के लोगों की बात तो दूर, पति भी बात बात पर ताने देने लगा और रोज रोज की बेइज्जती से राजबाला उब गई। एक दिन ससुराल से मायके आ गई। यह सन 2003 की बात है। उसके बाद वह ना ससुराल गई और ना ही उसका पति उसे बुलाने आया। राजबाला ने इसे नियति का खेल मानते हुए हालातों से समझौता कर लिया और पिता के साथ ही रहने लगी। लक्ष्मी देवी राजबाला की बहुत चिंता करती थी। इसी वजह से वह अक्सर बीमार रहने लगी और एक दिन चल बसी। हरिकिशन वर्मा ने तीनों बेटों को सरस्वती विहार में एक एक फ्लैट दे रखा था। उन्हें अब बेटी राजबाला की चिंता थी। उसके ना रहने पर बेटी राजबाला की देखभाल करेंगे या नहीं, इस बात की उन्हें संशय था। इसलिए वह नीमड़ी गांव वाला मकान राजबाला को देना चाहते थे, जिससे उससे भविष्य में किसी का मोहताज ना रहना पड़े। नीमड़ी वाले मकान में 2 दुकानों और उनके पीछे वाले 2 कमरों पर विजय और जीत का कब्जा था।
मकान मुख्य बाजार में था, इससे काफी महंगा था। अजीत और विजय को जब इस बात का पता चला तो उनके पिता कि यह मकान राजबाला के नाम करना चाहते हैं, तो उन्होंने पिता से इस बात का विरोध किया। हरिकिशन जिद्दी स्वभाव के थे ही, उन्होंने साफ कह दिया कि यह मकान उनका है, इसलिए वह किसे देते हैं यह उनकी मर्जी होगी। पिता के इस बात के इस टू टुक जवाब से दोनों भाइयों को लगा कि अगर उन्होंने मकान एक दूसरे के नाम कर दिया तो उनके हाथ से दुकानें निकल जाएंगी और तब वो सड़क पर आ जाएंगे। उन्होंने पिता की बात का जमकर विरोध किया और यहां तक कह दिया कि वे किसी भी हालत में वह इस घर को एक दूसरे के नाम नहीं करेंगे। इसी बात को लेकर बाप बेटों के बीच आए दिन झगड़ा होने लगा। इस झगड़े से परिवार दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ अजीत और विजय थे तो दूसरी तरफ हरिकिशन, उनकी बेटी राजबाला और बेटा अरविंद। दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। हरिकिशन ने ठान लिया था कि जो औलाद उनकी बात नहीं मान रही वह उनकी जायदाद से फूटी कौड़ी नहीं लेगी। उन्होंने अपने दोनों बेटों से अपनी दुकानें खाली करने को कह दिया, लेकिन वे दोनों दुकानें खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। तब हरिकिशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय की शरण ली। अजीत और विजय ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि क्योंकि वे हरिकिशन वर्मा की जायज औलादें हैं, इसलिए इस पैतृक संपत्ति पर उनका भी अधिकार है। जबकि हरिकिशन ने कहा यह संपत्ति पैतृक नहीं, उन्होंने खुद खरीदी है, इसलिए वह इस संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जता सकते। अदालत ने फैसला सुनाया कि जिन दुकानों का अजीत और विजय उपयोग कर रहे हैं, हर महीने से 1,500 रुपया किराए के रूप में वे हरिकृष्ण को दें। यह बात करीब 9 साल पहले की है और इसी आदेश पर दोनों भाई पिता को निर्धारित धनराशि देते रहे। विजय और जीत ने अपनी दुकानों के पीछे बने कमरों में चांदी के सिक्के बनाने की मशीनें लगवा ली थी। बड़े ज्वेलर्स के ऑर्डर पर वे चांदी के सिक्के बनाकर पहुंचाते थे। इससे उनकी आमदनी बढ़ गई थी। राजबाला और हरिकिशन दुकानों को खाली कराने के लिए उपाय खोजते रहते थे, इसलिए दोनों भाई दुकान के शटर में ताले हमेशा अंदर से लगाकर रखते थे। अंदर से ताले लगाकर पीछे की गैलरी से होते हुए घर के मुख्य दरवाजे से निकलते थे। उसी समय राजबाला या हरिकिशन उनमें से किसी न किसी बात पर झगड़ा कर लेते, जिसकी शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर होती। तब पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करती थी। जैसे तैसे हरिकिशन की उम्र बढ़ती जा रही थी, वह बीमार रहने लगे थे, इसलिए उनका छोटा बेटा अरविंद उनकी देखभाल के लिए रोज सुबह उनके पास आने लगा। दिन भर उनके पास रहता और शाम को सरस्वती विहार स्थित अपने घर चला जाता। इसका रोज का यही क्रम था। दिवाली या अन्य मौकों पर अजीत और विजय के साथ चांदी के सिक्के बनाने के बड़े बड़े ऑर्डर आते, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्हें रात दिन काम करना पड़ता था। इनके काम को प्रभावित करने के लिए राजबाला 100 नंबर पर फोन करके शिकायत कर देती। इससे उनके भाई सिक्के बनाने में तेजाब का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी स्मेल से उसके बूढ़े पिता को सांस लेने में परेशानी होती है। इस शिकायत पर पुलिस आकर उनका काम रुकवा देती। काम रुकने पर विजय और जीत का नुकसान होता। इस तरह से फोन राजबाला अक्सर करती रहती थी। आए दिन के इस झगड़े में दोनों भाई परेशान रहते थे। एक दिन विजय के हाथ पिता के इसी मकान की एक पर्ची हाथ लग गई। वह पर्ची गांव वजीरपुर के प्रधान द्वारा लिखी गई थी। पहले जब कोई लोग फ्लैट या मकान खरीदते थे, गांव में इसी तरह की पर्चियों पर लिखा पड़ी हो जाती थी। हरिकिशन को फ्लैट की इसी तरह की पर्ची कटी थी। हरिकिशन को भी फ्लैट की इसी तरह की पर्ची कटी थी। वह पर्ची हरिकिशन के पिता हरलाल के नाम थी, लेकिन हरिकिशन ने उस पर्ची पर कटिंग करके अपना नाम लिख दिया था। विनय को इस पर्ची से लगा कि निमड़ी गांव वाला फ्लैट उसके दादा हरलाल ने खरीदा था, यानी जिस फ्लैट को हरिकिशन अपने द्वारा खरीदा गया बता रहे थे वह उसके दादा का द्वारा खरीदा गया था, जबकि दादा की संपत्ति परिवार के लोगों की मर्जी के बिना किसी और को नहीं दी जा सकती। इसी पर्ची के आधार पर विजय ने 30,000 न्यायालय में फिर से एक याचिका दायर की और फ्लैट की उस पर्ची पर कटिंग कर धोखाधड़ी करने वाले पिता हरिकिशन और उनके भाई अरविंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की अपील की। तब तत्कालीन महानगर दंडाधिकारी ज्योति क्लेर के आदेश पर उस पर्ची की फोरेंसिक जांच हुई तो यह बात सिद्ध हुई कि पर्ची पर कटिंग करके हरिकिशन का नाम बाद में लिखा गया था। उसके बाद कोर्ट के आदेश पर हरिकिशन और उनके छोटे बेटे अरविंद के खिलाफ सराय रोहिल्ला थाने में विभिन्न धाराओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई। इस केस में हरिकिशन की गिरफ्तारी हुई तो अरविंद ने अपनी अग्रिम जमानत ले ली। कोर्ट में केस चलने के बाद इन लोगों के बीच झगड़ा चलना बंद नहीं हुआ। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करके पुलिस को फोन करना हर रोज की बात हो गई थी, इसलिए थाने का हर पुलिसकर्मी उन्हें अच्छी तरह जानता था। झगड़े से विजय और अजीत का धंधा चौपट हो रहा था, उन पर लोगों का कर्जा भी हो गया था। शाम दोनों भाई इसी समस्या पर विचार कर रहे थे, तभी विनय का बेटा विकास आया और अपने पिता और चाचा की हालत देखकर वह भी परेशान हो गया। उसी समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। अचानक विकास तैश में आ गया। उसने कहा कि क्यों ना इस समस्या की जड़ हरिकिशन और राजबाला को ही खत्म कर दिया जाए। उपाय अच्छा था। विजय और अजीत विकास की बात पर सहमत हो गए, लेकिन समस्या यह थी कि यह सब कैसे किया जाए। विकास ने कहा, यह बहुत आसान है, दादा और बुआ को गला दबाकर मार देते हैं, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। यहाँ अरविंद चाचा भी आते हैं,
वह दिन भर इनके पास रहते हैं। पुलिस जब पूछताछ करेगी तो अरविंद चाचा का नाम ले देंगे और इस तरह से एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। लालच में आकर तीनों ने हरिकिशन और उनकी बेटी राजबाला की हत्या की पूरी योजना बना डाली। शाम 7 बजे के बाद अरविंद वहां से चला गया तो 8 बजे के करीब उन्होंने अपनी दुकानों के अंदर शटर गिराकर अंदर से ताले बंद कर दिए। उसके बाद वे तीनों गैलरी से होते हुए कमरों की तरफ गए जहां हरिकिशन और राजबाला रहते थे। राजबाला उस समय कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। विजय उसके कमरे में इस तरह घुसा कि राजबाला को उसके आने की भनक ही नहीं लगी। विजय ने उसके पास पहुंचकर पहले एक हाथ से उसका मुंह दबोचा और दूसरे हाथ से उसका गला दबाने लगा। राजबाला मजबूत जिस्म की थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, किसी तरह उसने खुद छुड़ा भी लिया। वह कमरे से निकलकर बाहर के दरवाजे की ओर भागी तो विजय ने उसे पकड़कर गिरा दिया और दोनों हाथों से गला घोंट दिया। अजीत और विकास उस कमरे में गए जिसमें हरिकिशन सोए थे। हरिकिशन उस समय रजाई में ओढ़कर सो रहे थे। आते ही विकास ने हरिकिशन का मुंह वहां पड़ी धोती से दबाया तो हरिकिशन जाग गए। उन्होंने अपना बचाव करते हुए विकास को गाल पर एक चांटा मारा तो विकास की पकड़ ढीली पड़ गई। तभी अजीत ने विकास को हटाकर खुद पिता का मुंह और नाक हाथ से दबा दिया। हरिकिशन तड़पने लगे। विकास ने उनके हाथ पैर दबोच लिए। कुछ ही देर में उनका शरीर नीला पड़ गया और उसके बाद उन्होंने लाश रजाई में लपेट दी। उन्हें उम्मीद थी कि मकान के मुकदमे से जुड़े कागजात घर में रखी सेफ में रखे होंगे, इसलिए वे चाबी तलाशने लगे। राजबाला के कमरे में उन्हें बैग मिला जिसमें अलमारी की चाबी मिल गई। वह चाबी विजय ने अपने पास रख ली थी। दोनों हत्याएं करने के बाद पहले विकास निकला। वह घबराया हुआ इधर उधर देख रहा था कि उसे घर से निकलते हुए कोई देख तो नहीं रहा। उसके बाद सिर पर हेलमेट लगाकर विजय और अजीत निकले। जाते समय वे दरवाजे को भिड़ा गए थे। तीनों ने यही सोचा था कि घर से निकलते हुए उन्हें किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उनके घर के सामने ज्वेलर्स की दुकान के बाहर उच्च क्वालिटी के लगे सीसीटीवी कैमरे ने उन्हें देख लिया था। वह शायद उन्हें पता नहीं चल सका। विकास मेट्रो से तो विजय और अजीत अपनी एक्टिवा से सरस्वती विहार स्थित अपने फ्लैटों पर चले गए थे। तीनों यही सोच रहे थे कि उन पर किसी को शक नहीं होगा, लेकिन उनकी हकीकत कैमरे से सामने आ गई। पुलिस ने विजय, अजीत और विकास से पूछताछ कर उन्हें 30 हजारी न्यायालय में महानगर अजय कुमार मलिक के समक्ष पेश कर 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया। पुलिस ने सेफ की चाबी व अन्य सबूत इकट्ठे करके उन्हें फिर से अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। देखिए किस तरह एक लालच ने धीरे धीरे लड़ाई झगड़े का रूप लिया और उस लड़ाई झगड़े ने कितने ही लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। किसी और का कुछ नहीं गया, एक परिवार पूरे का पूरा खत्म हो गया। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियां और लेकर हम हाजिर होंगे। चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।